नमस्कार, प्रणाम। मैं अतुल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एपीएम भारत न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर लेकर के आज हम फिर हाजिर हैं कवियों की खोज में। आज हमारे साथ नए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे जो समय था, वो जो दौर था 1870 1900 का जो दौर था, जो कवि थे, जो लेखक थे, उनमें और आज के कवि और लेखकों में क्या अंतर है और क्या कथाकारक और क्या कवियों की और बातों को लेकर के उनकी विचारों को लेकर के आज हम उपस्थित हुए हैं। एक नए लेखक और नए कवि हमारे साथ मौजूद हैं। नई खोज में हमारे साथ जावेद आलम खान जी हमारे साथ मौजूद हैं, कवि हैं और इनसे बातचीत करेंगे और अपने इस एपीएम भारत न्यूज़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को आप सभी दर्शकों को ये बताएंगे कि साहित्य है क्या और लेखनी क्या है, क्या आज के और कल के प्रदेश में क्या अंतर है। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान एपीएम भारत न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर जावेद खान जी को सुनने के लिए आइए हमसे ले चलते हैं और बात करते हैं। स्वागत है हमारे चैनल एपीएम भारत न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे और हमारे दर्शकों को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपको कि हमारे चैनल पर आकर के जो है हमारे दर्शकों को आप जो है साहित्य के बारे में, साहित्य है क्या, हमारा मेन दर्शकों का बताने का ये है कि साहित्य है क्या। देखिए, साहित्य के बारे में अलग अलग साहित्यकारों और विचारकों की अलग अलग राय रही है। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो जिसमें जनता के हित की बात की जाती है वो साहित्य होता है। तो जनता से जुड़े हुए मुद्दे एक प्रकार से वो समाज का प्रतिबिंब है। उसको कहा गया कि वो समाज का एक तरह से आईना होता है। तो साहित्य वो है कि जो जनता के दुख दर्द, बेचैनी, जो घटनाएं घटित हो रही हैं समाज के अंदर, वो सब कुछ जिसमें प्रतिबिंबित होता है वो साहित्य है, वो साहित्य होना चाहिए। जो एक दौर था जैसे कि महादेवी वर्मा और लेखक और जो हमारे उपन्यासकार हुए से मुंशी प्रेमचंद जी, अन्य कवि हुए, इनमें और आज के कवि लोगों में क्या अंतर है, आप क्या देखता है। साहित्य की अलग अलग विधाएं हैं। जी। अगर आप खासतौर से कविता की अगर बात करते हैं तो देखिए कि एक बहुत बड़ा जो फर्क आया है वो आया है छंदबद्धता और छंद मुक्त। कविता पहले छंदबद्ध थी और ऐसी कविता जिसको गाया जा सकता था या जो मंचों में या दरबारों में कवियों द्वारा बढ़ चढ़ कर सुनाई जाती थी। निश्चित तौर पर उसमें भी समाज का प्रतिबिंब हुआ करता था, लेकिन वो छंदबद्ध होती थी। तो इसका मतलब ये होता था कि कुछ विचारों के प्रवाह में कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो एक बाधा जरूर रहती थी, जिसे निराला ने तोड़ा छंद मुक्त कह करके उस कविता को कि अब जब विचार आने हैं तो वो जाने चाहिए। जिस तरह से मनुष्य की मुक्ति ज़रूरी है उसी तरह से कविता की मुक्ति भी ज़रूरी है, और वो तभी होगी जब मुक्त छंद में कविता कही जाएगी, जिसमें किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं होगा, पूरी स्वायत्तता होगी। मेरा सवाल है कि पहले के जो कवि थे, जो लेखक थे, उनकी आज तक आज के जो पाठ्यक्रम है 8वीं 10वीं तक जो है, उनके पाठ्यक्रम की लिखी आज के परिवेश पाठ्यक्रम में उनकी लिखी कविताएं जो है चल रही हैं, उनकी कविताओं को जो है प्रदर्शित किया जा रहा है। तो आज के जो कवि हैं उनकी जो लेखनीय है वो किताब में प्रकाशित नहीं हो रही है, ऐसा पढ़ाई नहीं जा रही है, ऐसा क्यों है? मतलब ये हमारा एक क्यों उसको नया रूप नहीं दिया जाता, क्या अंतर क्या है? इसको पूरी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता जी। वो इसलिए नहीं कहा जा सकता कि देखिए, सिलेबस की जब बात, आप सिलेबस की समझता बात कर रहे हैं ना। जी जी। सीबीएसई का सिलेबस या यूपी बोर्ड का सिलेबस, तो उसमें आधुनिक कवि है, छंद मुक्त रचनाएं जिन्होंने लिखी वो हैं मंगलेश डबराल जी की कविताएं हैं, राजेश जोशी जी की कन्यादान कविता 10वीं के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। इसी तरह से बनारस कविता केदारनाथ सिंह जी की लगी हुई है, इंटरमीडिएट 12वीं की सिलेबस में लगी। सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ, यूपी बोर्ड में भी ऐसी कविताएं लगी हुई हैं। मसला क्या है कि आखिर सिलेबस में कुछ निश्चित सामग्री ही जा सकती है, सीमित सामग्री जा सकती है, सबको नहीं लिया जा सकता। तो सीमित सामग्री में जो पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं उनके विचार में, दिमाग में ये ज़रूर चलता है कि कौन प्रमुख कवि है। अब प्रमुख कवियों में बहुत सारे हैं, तो उसमें किसको लाएं किसको हटाएं, ये पशोपेश ज़रूर रहती है। तो ये एक मामला अलग है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि आधुनिक कवि उसमें नहीं आ पा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट इतने ज़्यादा पहले से ही मौजूद हैं, वरिष्ठ कवि पहले से वहाँ पर मौजूद, जैसे राजेश जोशी जी इस समय पर सिलेबस में है लगे हुए। अब उनके रहते हुए बिल्कुल एक नवोदित कवि जो बिल्कुल अभी एक आध किताब जिसकी आई है या 2 किताबें आई हैं, पॉपुलर हैं, अच्छा लिखते हैं नो डाउट, लेकिन जो इतने लंबे समय से साधना करते चले आ रहे हैं, सीनियर कवि हैं, जाहिर सी बात है उनको पाठ्यक्रम में आना चाहिए।
हमारे हिसाब से मैं अभी देख रहा हूँ कि नए दौर में गज़लों का भी एक प्रकरण जो है वो लोग जो है काफ़ी लिख रहे हैं। तो ये गज़ल है क्या? मतलब लिखने का पहले की जो गज़लें थीं वो लोग पढ़ने तो आज की जो कवि हैं या कविताएँ जो साहित्य से संबंधित जो महिलाएँ कवियत्री हैं, उनमें क्या मतलब कुछ नया है या मतलब किस सोच से आज बहुत कम लोगों की जनसंख्या हो गई है कविताओं में और लेखनों में रुचि की अभिरुचि जो है वो रह नहीं गई है। इसका कारण क्या है? देखिए, जो आपने बात की क्या बदलाव, निश्चित रूप से बदलाव लाना ही पड़ेगा। समय के साथ कविता बदलती है। सौंदर्य की परिभाषा भी उसी तरह से दी गई है, क्षणे क्षणे जन्मवताम जी, उपैति तदैव रूपम रमणीयतया। तो रूप की रमणीयता तभी है जब उसमें क्षण क्षण परिवर्तन होता रहे। कविता में परिवर्तन समय की मांग रहती है। जी, पिछली जो हमारी पीढ़ी है, उसने जो कुछ लिखा है उसकी बुनियाद पर खड़े होकर हम नई नई चीज़ों की तरफ बढ़ें। कविता हो या गज़ल हो, इन सब में ये चीज़ रही। गज़ल में एक चीज़ ज़रूर ये है कि अभी भी वो अपनी उसमें जो गेयता है वो खोई नहीं है। अभी भी गज़ल इसी वजह से पॉपुलर है कि मंचों पर खड़ी होकर वो गाई जा सकती है। अभी आम श्रोता उसको सुनना चाहते हैं। इतनी अभी वैचारिकता कविता की तरह लगभग उसमें नहीं है। उसमें भी भावनाओं का पुट है, दिल के ज़्यादा करीब है गज़ल, क्योंकि गज़ल को गाया जा सकता है, लोग सुनने में उसको आनंद लेते हैं। विषयों की विविधता निश्चित रूप से गज़लें बहुत ज़्यादा आई है। वो गज़ल जो कभी आशिक और माशूक के लिए हुआ करती थी, वो अब आम इंसान के दुख दर्द पीड़ा संघर्ष की बानगी बन करके लोगों के सामने आ रही है। तो अब जो इस समय के गज़लकार हैं, आप देख रहे होंगे जी, हिंदी या उर्दू में जी। गज़लकार, वो आम जनमानस की बात करते हैं। अ, तमाम बातों के साथ आइए बात करते हैं इनके निजी जीवन के बारे में और तमाम इनकी कविताएँ और इनकी भी लेखनी है। इन्होंने साहित्य और तमाम उपन्यासकारों के बारे में बताया है इन्होंने और हमारे दर्शकों को आपको भी आनंद आ रहा होगा इन सभी बातों को सुन कर के और पुरानी चीज़ों को जब आदमी प्रथा की बातों को ज्ञान अर्जित करता है और सुनता है तो बहुत आनंद आता है। और इस आनंद के साथ हमको लग रहा है कविता लेखन है, वो एक लंबी विचार प्रक्रिया से आता है जी, और वो आपके पूरे जीवन काल से जुड़ी हुई घटनाएं होती जी, हैं। जाहिर सी बात है, कई सी घटनाएं होती हैं, घटित हुई, जो आपके दिमाग में विचार की तरह कौंधी, और वो जो कौंध होती है वो कविता का निर्माण कई बार करती है। तो ये एक लंबी विचार प्रक्रिया होती है। ये ज़रूर है कि किसी कविता का निर्माण 2020 में हो गया, 2019 में हो गया, लेकिन वो जो कविता का निर्माण अभी हुआ, जो धरातल पर आई है, जो कागज़ पर उकेरी गई है, उसके पीछे जो एक पूरी बेचैनी थी, वो बहुत लंबे समय की। जी, जी। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बहुत लंबे समय की ये विचार प्रक्रिया है, जो 2019-20 के आसपास से कागज़ पर या फिर पत्रिकाओं में छपना शुरू हुई। तो 2019-20 के तो आसपास अभी से आपकी जो कविता है हमारे दर्शकों को बताएं कि एक कोई कविता जो है हमें सुनाएं अपनी किताब का और हमारे दर्शकों को अपने हमारे चैनल के माध्यम से वो पुस्तक दिखाएं जिससे जो है ये लगे कि जो है हमारे दर्शक उसमें थोड़ा सा इंटरेस्टेड हों और उसको देखें और पढ़ें जिससे अगर कहीं अगर आपको ऑनलाइन अगर हो सकता है तो वो आप बता दें कि वहाँ से ऑनलाइन जो है वो ले सकते हैं और दर्शकों को आज के जो यंग जनरेशन है वो साहित्य और कविताओं को लेकर के उतना एक्टिव नहीं है क्योंकि यह मोबाइल का दौर है और इस दौर में जो है मुझे लगता है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन देख रहे हैं तो आने वाला समय क्या है और किस तरीके से डेवलप करेगा ये तो वक्त ही बताएगा और आज को देख करके जनरेशन जिस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है ये अच्छी चीज़ है लेकिन कविताएं जो हैं और लेखन जो है वो एक बेहतर चीज़ है और इसको जानने के लिए लोग जो है काफ़ी उत्सुक हैं अभी भी पुराने जो पद्धति के लोग हैं वो इसको काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं और उनको आनंद आता है तो आपकी जो कविताएं हैं वो आप हमारे चैनल पे दिखाएं किताब दिखाएं और हमारे अपने मुख से जो है एक कविताओं का जो पाठ्यक्रम है वो थोड़ा सा हमारे चैनल पे सुना देखिए, मोबाइल की जो आपने बात की, निश्चित तौर पर मोबाइल ने बहुत बड़ा बदलाव लाया है इंसान की ज़िंदगी में भी और इंसान के सोचने के तरीके में। जी जी अब हुआ क्या है कि ज़्यादातर जो रील्स का जो समय चल रहा है, या छोटी-छोटी कविताओं का, छोटी-छोटी कहानियों का, देखिए लघु कहानी, लघु कथा जी जी पॉपुलर हो गई, छोटी-छोटी कविताएँ पॉपुलर हो गई हैं, जी जी क्योंकि अब इंसान बहुत ज़्यादा देखना चाहता है और सब पर नीला बटन दबा के लाइक करके वो निकल जाना चाहता है। तो 2 लाइन की कविता या 2 लाइन की कोई पोस्ट पढ़ना वो ज़्यादा सहूलियत भरा समझता है बनिस्बत किसी लंबी कविता के पढ़ने। जी जी तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि
पढ़ने के मामले में यहाँ पर हमारी क्षमता का ज़रूर कहीं न कहीं से ह्रास हुआ है, इस मामले में मानता जी, हूँ। जी। किताबों से दूरी बढ़ी है, जी। सोशल मीडिया पर लोग घुसे रहते हैं और एक तरह से वो लत की हद तक पहुँच चुकी है। जी। अब उसमें यही चीज़ आ रही है कि वो उसे सबसे दोस्ती भी निभानी है, सबसे यारी रिश्तेदारी भी निभानी है, सबकी पोस्ट को लाइक भी करना है, अपनी पोस्ट लाइक करवानी है। ये जो सोच में बदलाव आया है, इसने ज़रूर कहीं न कहीं से नुकसान किया है, निश्चित पुस्तक रूप को से जो है एकदम बिल्कुल धूमिल नुकसान कर किया दिया है। है। हाँ, लेकिन अब इसको ना एक टूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मैं कह रहा हूँ। जी, जी। कि जैसे अब आप देखेंगे हिंदवी है हाँ। या फिर आप देखिए समालोचन पत्रिका है, साहित्यिक पत्रिका है जी। और आप देखिए कविता कोश के ऊपर है, तो बहुत सारे ऐसे भी हैं पढ़ने वाले जो किताबें तो भले ना पढ़ते हों, लेकिन मोबाइल के ऊपर इन वेबसाइट के ज़रिए बहुत सारी कविताएँ वो पढ़ लेते हैं, अलग-अलग तरह की कविताएँ पढ़ लेते हैं और एक विषय पर मिलती-जुलती कविताएँ बहुत सारी पढ़ लेते हैं। तो जो पढ़ने का शौकीन है वो इसका इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता है। आपको कौन-कौन सी किताब पुस्तक आई है अभी? किताब मेरी आई थी 2022 में। जी। तो वो सिहा वक्त की इबारतें के नाम से पुस्तक प्रकाशित हुई थी। गोदी प्रकाशन की एक योजना निकलती है, दीपक अरोड़ा स्मृति पांडुलिपि योजना। जी। तो उनकी शर्त ये रहती है कि किसी लेखक की वो पहली कविता की किताब हो, पहली कविता पांडुलिपि हो, तो पांडुलिपियाँ आमंत्रित कर लेते हैं। उनका एक निर्णायक मंडल बना हुआ है जो बैठता है और वो उनमें से कोई 2 पांडुलिपियाँ वो चुन लेते हैं। तो मेरी किताब सिहा वक्त की इबारतें उन्हीं 2 पांडुलिपियों में से तो चुनी हुई उसमें है। जो किताब आपने लिखी है, उसमें क्या लेखन का मुख्य मतलब क्या उद्देश्य रहा उस किताब को लिखने का? किताब का मुख्य उद्देश्य अगर कहूँ तो अब इन दिनों पिछले कुछ सालों से जो हालात बने मुल्क के, पूरे मुल्क के जो हैं, दलितों की अपनी अस्मिता, स्त्रियों की अपनी अस्मिताएँ, अल्पसंख्यकों की अपनी अस्मिताएँ, एक जो एक अनदेखा सा डर बन रहा है वातावरण में, एक प्रकार से हमेशा असुरक्षा का माहौल, डर का माहौल, तो वो कई सारी चीज़ें हैं एक प्रकार से मिल कर के जो मुख्य वातावरण रूप से इनकी किताबों में अभी बीते लॉकडाउन को लेकर के काफ़ी जो दुखद जो घटनाएँ हुईं, जो समय वक़्त था, उस पर इन्होंने कविताएँ और लेखनों का उल्लेख किया। इनका मुख्य कारण बताना यही है। उसमें मैं कहना और चाहता हूँ कि मात्र कोरोना काल ही नहीं बल्कि और भी बहुत उसके जी, आस-पास जो की इन्होंने परिस्थितियाँ हैं। विवेचनाओं को जो देखा, जो सुना, इनकी समझ और समाज की एक प्रकाशिता जो इनको नज़र आई, उन्होंने कलम के माध्यम से प्रकाशित किया और इन्होंने बताया अभी जीवन की जो कविता है, वो इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से उल्लेख किया है और आप इनकी कविताएँ और लेखक किताबों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और किताब तमाम को ऑनलाइन मंगाया जा सकता है, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अमेज़न पर उपलब्ध है सिया वक्त की इबारतें के नाम से। इसके अलावा कविताएँ बहुत सारी कविता कोश पर हैं, ऑनलाइन मिल जाएँगी। जी। नाम डालेंगे तो उसमें वो बहुत सारे साइट्स दिखा देते हैं। हिंदवी पर पढ़ी है, कविता कोश पर पढ़ी है, पहली बार ब्लॉग साइट है। ऐसे बहुत सारे जो ऑनलाइन साइट्स हैं उनके ऊपर पढ़ी है। नाम डालेंगे गूगल पर तो वो बहुत सारी साइट्स दिख जाएँगी। तो इसके लिए हमारे साथ एपीएम भारत न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर खास मेहमान हमारे साथ, आपको बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को आपको बता दें एक फिर नए कवि और नए स्टार से फिर सीधे सी बात होगी। फिर हम एक बार मिलेंगे एपीएम भारत न्यूज़ यूट्यूब चैनल को दीजिए इजाज़त। गुड़गाँव से सीधा हम आपके साथ दिखा रहे हैं एपीएम भारत न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।